हाँ, तो क्लास 10 सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस बोल दीजिए, राजनीति विज्ञान बोल दीजिए, उसका चैप्टर 1 फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अपन ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 है, वो भी बहुत गजब का चैप्टर है, फेडरलिज्म, संघवाद। ठीक है, पहला अपन पावर शेयरिंग पढ़ा, बहुत शानदार चैप्टर था। फेडरलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी फॉर्म में मैंने तैयार कर दिया आपके लिए। आराम से नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, पहले मुझे सुन लो, उसके बाद नोट्स बना लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में कास्ट रिलीजन वाला भी टॉपिक भी करवा देंगे, तो पॉलिटी बहुत अच्छे से होने वाली है। फिर हिस्ट्री नंबर लगा लेंगे, ज्योग्राफी लगा देंगे, इकोनॉमिक्स लगा देंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। संघवाद एक्चुअली क्या होता है, जैसे इंडिया है, इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो उसमें फेडरलिज्म है। हमारे सरकार कैसी है, वो संघीय सरकार है, यानी कि सरकार दो स्तरों वाली है। एक हमारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार, जैसे एज लाइक अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो मोदी सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है, और बाकी हर स्टेट के अंदर अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती है, उसको अपन स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राज्य सरकार बोलते हैं। बस वही उसी को फेडरलिज्म बोला जाता है, संघवाद बोला जाता है, कि इसमें दो स्तर वाली सरकार होती है, दो लेवल की सरकार होती है। एक जो पूरे देश के लिए होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट के लिए होती है। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, आराम से करेंगे, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। पहला क्वेश्चन वही है, संघवाद क्या है या फिर संघीय शासन व्यवस्था क्या है, एक ही बात है। व्हाट इज फेडरलिज्म या फिर व्हाट इज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कैसे चलता है, क्या सिस्टम है। तो देखो, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता दो स्तरों वाली, दो स्तर का मतलब दो लेवल, टू लेवल जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो टू लेवल कौन कौन से हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट विच डील्स विथ मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ब्रैकेट में जो बात लिखी है वो बहुत, मतलब मैंने कहा ना, अपने जो ये नोट्स है ये गागर में सागर भर देने वाले हैं। मतलब यहां पर बात किसकी करी अपन ने, एक दो लेवल में, एक तो केंद्रीय सरकार जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट उसी के पास होते हैं। दूसरी होती है अनुषंगिक इकाइयों की सरकार, यानी जिसको अपन स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक सरकार होती है, सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो नीचे काम करती है, जिसको अपन पंच, सरपंच, वार्ड पंच, अभी सारी बातें करेंगे अपन, इस चैप्टर में है वो भी, जो दैनिक कामकाज को देखती है, मतलब वो पर डे टू डे ऑपरेशंस, यानी वो अपना काम करती है। दैनिक कामकाज का मतलब क्या हुआ भाई, एक तो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश के जो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे एक देश से दूसरे देश के रिलेशन का हो, और भी तरह के जो मेन इंपॉर्टेंट जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट बोल दो, चाहे जो नीचे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो डे टू डे जो दैनिक कामकाजों को देखती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, ये सब बातें, छोटे जहाँ जहाँ छोटे लेवल के सड़कें हो गई, ये कामकाज देखती है। ठीक है, और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर काम स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, और दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल या जवाबदेह भी होती है। ये सारी बातें हम लिख रखी है, वेरी इजी है। अगला क्वेश्चन है, वो तो था संघात्मक, जो इंडिया एग्जाम्पल है उसका, ये है एकात्मक, यूनिटरी। ठीक है, पर जिसमें कहते हैं ना एकात्मक शासन हो, यूनिटरी सिस्टम जिसके अंदर हो, वो क्या होती है। तो इन दिस सिस्टम देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वो है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वर्क अंडर इट। यानी कि अगर किसी देश में, हालांकि हमारे यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ध्यान कर लेना, लेकिन अपने सिलेबस में है कि यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी सिस्टम क्या होता है गवर्नमेंट का, तो जिसमें एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सब खत्म करता वही है, और उसके नीचे पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में काम करती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करती है, उसके पास में अलग तरह की पावर है, एक स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, उसके पास में अलग तरह की पावर है। लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है कि एकात्मक शासन होता क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या होती है। सीधा सीधा छपने वाला प्रश्न है भाई। अब फेडरलिज्म कर तो रहे हैं, लेकिन फेडरलिज्म अच्छा है तो किन बातों की वजह से अच्छा है, क्या क्या खास बात है इनकी। तो यहां सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है, यानी देयर आर टू और मोर लेवल्स, जिसको अपन टायर्स बोल सकते हैं गवर्नमेंट। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, टैक्स कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये आपने देखा होगा कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation और administration। यानी कि
हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अपने अपने लेवल पे काम करती है सरकारें, सबके पास में अलग अलग तरह की पावर है। जैसे एक स्टेट है, राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार की जो जनता है, पीपल जो है, स्टेट गवर्नमेंट, सपोज राजस्थान, तो राजस्थान की जनता का जो भी टैक्स होगा वो राजस्थान सरकार के पास में जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? टैक्स वसूलने की, कानून बनाने के, ये पावर दोनों को अलग अलग दे रखी है। हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है, तो यहाँ के जितने भी मुद्दे होंगे हाई कोर्ट में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना? ये सब बातें होती है। लेकिन अगर कोई भी अलग अलग स्तर की कोई सा भी स्तर हो, सबके पास में सेपरेट पावर है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्ण। अच्छा सुनो, आप ये कह रहे हो कि सबके पास में अलग अलग पावर है, कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन नहीं होती तो कहां से आती पावर? तो ध्यान रखें, ये चीज दोनों सरकारों के पास में, इसके पास में ये पावर होगी, इसके पास में ये पावर होगी, ये हमारे संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए अपना हक के लिए काम करते हैं, तो इनके पास में पावर है, संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा देता है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है और सिक्योरिटी भी है, एग्जिस्टेंस है, अथॉरिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अपन हमारे देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, हम किसी नेता को चुनते हैं, उस नेता के पास में क्या क्या पावर है, वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संविधान में मेंशन है। अगर गलत करेगा तो अपन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि संविधान इस चीज की गारंटी देता है, ठीक है? वेरी इजी। चौथा पॉइंट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। देखो, हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा, सबसे रिटर्न लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान है, नो डाउट। इसमें अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट या अकेले स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अकेले कोई कानून या कोई एक्ट या इसके साथ में कोई बदल नहीं सकती। अमेंडमेंट भी अगर करना है तो दोनों तरह की सरकार मिलकर काम करेगी। यानी संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, जो फंडामेंटल प्रोविजन है, उसमें अकेली जो गवर्नमेंट है वो कोई बदलाव या चेंजेस नहीं कर सकती। इसके लिए दोनों गवर्नमेंट की सहमति या उनका एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा, अदालत, जो कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। कोर्ट के पास में सब कुछ ये पावर है कि वो ये बता सकता है, कौन? कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, कोर्ट्स ये बता सकते हैं कि ये वाली ताकत स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ये वाली ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, वो आपके पास में ये राइट है, आपके पास में राइट नहीं है, ये कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये सारी एक्सप्लेन वो जो है, इस चीज का एक्सप्लेन जो है वो कौन कर सकता है? अदालतें या कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक नोट लिखा है मैंने आपके लिए कि विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच में अधिकारों को लेकर कोई विवाद की स्थिति अगर पैदा हो जाए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, एक और लिख देना, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात को माना जाएगा। द हाईएस्ट कोर्ट जिसको बोला जाता है, यहां हाईएस्ट कोर्ट को लिख देना आप सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट की जगह क्या लिख देना? सुप्रीम कोर्ट लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर है। यानी द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर्स। अगर कोई विवाद को हो जाए, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी नहीं ये वाली पावर मेरे पास है, तेरे पास क्या अधिकार है? स्टेट गवर्नमेंट कहेगी नहीं तेरे पास क्या अधिकार है, मेरे पास ये पावर है। इसको लेकर डिस्प्यूट हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर जो फैसला सुना दिया वो लास्ट होगा, हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है। छठा पॉइंट, वित्तीय स्वायत्ता, ठीक है ना? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व यानी रेवेन्यू के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व अलग अलग स्रोत निर्धारित। बिल्कुल सही बात है भाई। स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की पुलिस खुद जितनी चाहे भर्ती कर सकती है। जैसे राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, इसको पूरा खर्चा कौन देगी? वहीं हरियाणा पुलिस खुद के सरकार देगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। लेकिन मिलिट्री, आर्मी है, रेलवेज हैं, इन सब का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। सबके राजस्व के अलग अलग स्रोत है कि स्टेट की जनता का जो पैसा आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगा, लेकिन यहाँ की जनता अगर ट्रेनों में बैठेगी, टिकट का पैसा आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। यहाँ की जीएसटी वीएसटी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, मतलब ये खूब सारा टैक्सेज है, अलग अलग डिवीजन है कि ये वाला टैक्स या रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा, ये वाला टैक्स या रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। सातवां, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरे उद्देश्य हैं।
बिल्कुल शाबाश। द फेडरल सिस्टम, बहुत ही जबरदस्त बात लिखी है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज ए ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, वेरी इजी। मतलब फुल्ली रेस्पेक्ट रीजनल डाइवर्सिटीज, मतलब कि संघीय शासन व्यवस्था भारत के अंदर है। आपको पता है हमारे यहाँ पर कितने जाति धर्म के लोग रहते हैं, सब में संघीय शासन व्यवस्था हमारे देश में है। तो वो इसीलिए तो है ताकि सभी की, पहली बात तो देश में सुरक्षा बनी रहे, इंटरनल सिक्योरिटी रहे, देश की एकता सुरक्षित रहे और उसको और ज्यादा बढ़ावा मिले, और दूसरा जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उसका पूरा सम्मान मिले, क्योंकि कहीं पर कोई लोग गरीब रहते हैं, कोई पैसे वाले रहते हैं, कोई कुछ रहते हैं, तो उनके पूरी रेस्पेक्ट मिले। ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, पूरे 7 पॉइंटों वाला। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, यानी कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म अगर पूछे तो ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। 7 के 7 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब है भाई संघीय शासन व्यवस्था के गठन कैसे होता है, फॉर्मेशन, यानी कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट बनती कैसे है, ठीक है। इसके भाई पहली बात तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स है। 2 मेथड्स है इसके गवर्नमेंट के बनने के। पहला मेथड है जिसको कहते हैं 7 आकर संघ बनाना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 आकर भाई, जैसे एक सरकार है, चुनाव हुआ, सरकार बनी, बट सरकार के पास में सीटों की कमी रह गई। 8% अभी मोदी सरकार जो बनी उनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं था, फुल मेजोरिटी नहीं थी, सरकार नहीं बन रही थी, तो 2 छोटी मोटी पार्टियों से मिलके सरकार बना ली, ठीक है ना। बस वो कहते हैं कि 7 आकर, मतलब 2 जनों को साथ बुला लिया, 7 आकर संघ बनाना है, ग्रुप बनाना, गुट बनाना। ये पहला तरीका है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर दूसरा तरीका पढ़ेंगे कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र, ऐसे ही ये जो चीज है ना, जो मैंने अभी तो सरकार की बात बताई, अब अपन चलते हैं संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लेकर एक बड़ी इकाई या राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। इसमें सभी स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता और अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं। वे अपनी खुशहाली और सुरक्षा बढ़ाने का रास्ता अख्तियार का मतलब रास्ता बनाते हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका कोई एक देश नहीं है, इसमें छोटे छोटे कंट्रियां मिलकर अपना काम कर रही है ताकि सबका भला हो और जल्दी से अड़ोसी पड़ोसी जो लोग, अड़ोसी पड़ोसी के लोग हैं, वो आंख उठा के नहीं देख सकते, क्योंकि पता है पावरफुल है, क्योंकि संगठन में शक्ति है। सुना होगा हिंदी में कहावत है, संगठन में शक्ति है। बिल्कुल इसीलिए खूब सारे राष्ट्र मिलके एक स्वतंत्र राष्ट्र बना लेते हैं, मिलके काम करते हैं। हाँ, अपनी पहचान, अपना कल्चर, अपना वो सब सेम रखते हैं कि भाई आप ये बोलोगे तो हम ये भाषा बोल सकते हो, आपकी भाषा को भी मान्यता मिल जाएगी, आपके कल्चर को भी वैलिड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, जब समझ गए होंगे, बिगर यूनिट आती है और फॉर्म करके ब्रिंगिंग टुगेदर 2 और मोर इंडिपेंडेंट नेशन होते हैं जो कि बिगर यूनिट बना लेते हैं और वो सब साथ में रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। वो सब अपनी सॉवर्निटी को बचाने के लिए, अपने कल्चर, उसके लिए इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। अडॉप्ट वे इंक्रीज देयर प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, जैसे कि क्योंकि इसमें क्या होगा, सब इकट्ठे रहेंगे। एक बात बताओ कि छोटे छोटे देश अगर टूट जाएंगे, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, छोटी छोटी कंट्रियां हैं, अगर इन पे कोई छोटा मोटा कोई भी अटैक कर देगा तो ये कैसे लड़ पाएंगे अकेले लेवल पे। लेकिन अगर ये सारे मिलके एक हो जाएं कि भाई देखो अपना अपना करो, अपन इकट्ठे रहेंगे, अपने कोई भी अपने अटैक करेगा तो चारों पांचों मिलके अपन सामना करेंगे तो इजीली सामना कर पाएंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए। वही वाली चीज है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना कि इस 7 आकर संघ बनाने के लिए एग्जाम्पल कौन सा है, वो है अमेरिका का, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है 7 रहकर संघ बनाना, यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये सेकंड वे है, दूसरा मेथड है। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा कर देना। ये एग्जाम्पल है भारत में। भारत में क्या है, 28 राज्य हैं, सभी 28 स्टेट मिलकर सरकार चलाते हैं पूरे देश को। अगर भारत में कहीं पर भी कोई आंच आती है तो पूरे 28 राज्य एक है। अगर 28 राज्य अलग अलग देश बन गए तो कैसे होगा फिर बताओ, है ना। बस वही चीज है, ये होता है 7 रहकर संघ बनाना। ध्यान रखें, इस व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, जैसा कि इंडिया में है, और विभिन्न राज्यों को हालांकि समान अधिकार दिए जाते हैं। जितना राजस्थान को अधिकार है, राइट है, उतना ही हरियाणा को है, उतना ही पंजाब को है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण ले सकते हो। अच्छा, पर विशेष स्थिति में
किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन में लिया है, जैसे कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको थोड़ी अलग पावर दी जाती है क्योंकि उनका कुछ ऐसी रीजनल प्रॉब्लम है, कोई भौगोलिक स्ट्रक्चर उनका ऐसा है कि उनको अलग से थोड़ी फैसिलिटी देनी पड़ती है। बाकी सबको सेम राइट से स्पेशल राइट दिए जा सकते हैं, वो अपन आगे ले लेंगे। एग्जाम्पल है इस दो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एग्जाम्पल है इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत में संघीय व्यवस्था। देखो पहले जो पढ़ा अपने फेडरलिज्म सिस्टम पढ़ा, वो तो फेडरलिज्म सिस्टम होता क्या है, प्रश्न में कंफ्यूज मत हो जाना, वो तो फेडरलिज्म था। अब ये है कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। अच्छा, अपने नोट्स की खास बात क्या है, लाइन लाइन से क्वेश्चन, जितने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे, एक भी लाइन मिस नहीं करी गई है। लाइन टू लाइन नोट्स बना दिए गए हैं, लाइन टू लाइन, झंडे गाड़ दोगे, एक एक चीज पढ़ लेना, ठीक है। तो भारत में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम इन इंडिया क्या है, कैसा है। तो भारत के संविधान में मूल रूप से 2 स्तर की जो शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, 2 लेवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी गई है। पहली संघीय सरकार या फिर केंद्र सरकार, और दूसरी राज्य सरकार, यानी कि पहली फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर दूसरी नंबर 2 पे आती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा भाई नीचे वाली लाइन से लिख देना ज्यादा बेटर होगा। लेकिन 1992 एमसीक्यूज तैयार हो गया है, ये एमसीक्यूज भी आता है यहां से ऐसा क्वेश्चन कि कब, तो 1992 में संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और स्थानीय शासन की संस्थाओं यानी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में एक तीसरे स्तर की, एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी तैयार कर दी, पंचायतन म्युनिसिपैलिटीज की, ठीक है, जो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट थी। ये 1992 की बात है, ठीक है। हालांकि 1947 में आज़ादी मिली, तब से लेकर 1992 तक कोई चेंजेस नहीं किया गया। 1992 में तीसरे लेवल की सरकार भी बना दी, जिसको अपन तीसरे लेवल की सरकार बोलते हैं, यानी कि जिसमें पंचायतें और नगर पालिका, पंचायतें गाँव में, ये रूरल एरियाज के अंदर पंचायतें होती है, और अर्बन एरिया के अंदर नगर पालिका होती है, URBAN। ये सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित 3 सूचियों के माध्यम से भी था। 3 लिस्ट है भाई, फॉलोइंग 3 लिस्ट है हमारे संविधान में मेंशन है। पहली बात समझ में आ गई, वापस सुन लो। ये क्या पूछ रहा है, जो चैप्टर की असली क्वेश्चन, चैप्टर का जान है ये चैप्टर में बता रहा हूं आपको, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे गवर्नमेंट के 2 पार्ट या 2 अंग बता रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अलग तरह की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में अलग तरह की पावर है। लेकिन 1992 में 1992 में अमेंडमेंट किया गया, और हमारे संविधान में एक तीसरे लेवल की, जो पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम जो गाँव में और शहरों में होती है, उस थर्ड लेवल की, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, स्थानीय सरकार बोलते हैं, उसको भी जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम और भी अलग अलग तरह से काम करता है। कैसे, हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट है, 3 सूचियां हैं, जिसमें हर लिस्ट के पास में अलग अलग पावर है। अगर यूनियन लिस्ट है तो अलग तरह की पावर है, अगर स्टेट लिस्ट है अलग तरह की पावर है, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, 3 सूचियां हैं, तीनों के पास में अलग अलग पावर है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अपन बात करेंगे वो तीनों सूचियां या तीनों लिस्ट कौन कौन सी है। एक बात का ये भी ध्यान रखना, अभी तो इस क्वेश्चन में मैंने साथ में ले लिया है, कभी कभी अकेले भी पूछा जा सकता है कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए ध्यान रखना, पूरी बातें इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर 1 संघ सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व है, नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी इश्यू है, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, संचार हो गया, बैंकिंग और मुद्रा, ये इसमें आते हैं। यानी कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, करेंसी है, मुद्रा का मतलब करेंसी, ये सब संघ सूची में आते हैं। प्रश्न आ सकता है अलग से कि करेंसी को एमसीक्यूज में आ जाता है कि बैंकिंग व करेंसी को निम्न में से किस लिस्ट में रखा गया है, किस सूची में रखा गया है, तो वो आएगा आपका संघ सूची यूनियन लिस्ट में रखा गया है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की जरूरत होती है, इस कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। फिर लिखा है मैंने नोट, क्या गजब के नोट्स लिखे हैं, ऐसे नोट्स एज इट इज छाप दो के बोर्ड के एग्जाम में फुल बटा फुल, ठीक है ना। नोट क्या है, संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ओनली केंद्र सरकार को है, भूल मत जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर इस यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं,
जितने भी इश्यू है, चाहे संचार का हो, बैंकिंग का हो, कम्युनिकेशन का हो, डिफेंस का हो, इनमें अगर कोई एक्ट या कानून बनाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। फिर है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें क्या है? इसमें स्थानीय महत्व के विषयों को रखा जाता है, जैसे पुलिस है, बिजनेस व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है। ये नॉर्मल जो अपने यूज होते हैं इन विषयों को इसमें रखा जाता है। यानी कि कहाँ गया ये रहा, हाँ, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, कॉमर्स है, ठीक है, पुलिस है, ट्रेड, ये सब इनको इसमें रखा जाता है। और फिर वो नोट देखो, इसमें मैंने कलेक्शन कर दिया है कि इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में। भाई जैसे यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कानून बनाना है कोई कानून, और इसके अंदर गवर्नमेंट देखेगी स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट लिस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन लिस्ट है तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है, जिसको अपन कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। याद करवा देता हूं, समवर्ती सूची में जो पहली बात तो यह है, वो सभी विषय आ जाते हैं जिसमें राज्य सरकार के पास में भी पावर है और केंद्र सरकार की भी पावर है। मतलब समवर्ती सूची के अंदर जो कानून बनाने का अधिकार है, जो एक्ट या कानून बनाने का जो राइट्स हैं, वो दोनों तरह की गवर्नमेंट के बीच में, वो दोनों तरह की गवर्नमेंट के पास में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर कोई कानून बन रहा हो और बीच में कोई असहमति हो जाए, कोई टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास में है। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट या विषय पर दोनों के कानून बनाने में कोई टकराव पैदा हो जाए, तो फिर बड़े भाई की बात माननी पड़ेगी, और बड़ा भाई कौन है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। नोट भी लिखा है कि जो विषय इन तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं आते, उन पर केंद्र सरकार बनाएगी। अगर सपोज तीनों लिस्ट पढ़ ली अपन ने, यूनियन, स्टेट और कंकर्ड, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिस में जो विषय आते हैं अपन ने लिख दिए। इनके अलावा और कोई इश्यू है तो उन पर कानून कौन बनाएगा? एग्जाम प्रश्न कैसा आएगा कि जो तीनों लिस्ट में, तीनों सूची में जो सब्जेक्ट या जो उदाहरण या विषय नहीं आते, उन पर कानून या एक्ट या लॉ कौन बनाएगा, नियम कायदे कौन बनाएगा? तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द राइट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट विच डू नॉट कम इन एनी दीज थ्री लिस्ट, ठीक है। बाकी एक इंपॉर्टेंट नोट है भाई, ये क्या है कि भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम। ये नोट है, ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखें, छोटा सा अलग ऐसे बॉक्स बंद कर लेना, इसमें बॉक्स बंद करके लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई एमसीक्यूज या वन लाइनर आ सकता है यहां से, ठीक है। क्या है कि भारतीय संघ में आपको पता है सब राज्यों को वैसे तो बराबर अधिकार है, लेकिन कुछ, मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, कुछ ऐसे स्पेशल स्टेट या राज्य हैं जिनको कुछ अलग तरह की पावर है, जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इनको कुछ विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान में कुछ प्रावधानों के तहत इनको विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। कुछ डिफरेंट पावर है, क्योंकि वहां पर रहन सहन, वहां के फिजिकल जो चीजें हैं वो थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, दिक्कत होती है रहने में, जीवन यापन करने में। इसलिए असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको कुछ अलग तरह की पावर जो हमारे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। ये स्टेट याद कर लेना कौन कौन से स्टेट है। अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, या फिर भारतीय संघवाद किस प्रकार कार्य करता है? हाउ टू द फेडरल सिस्टम वर्क, या फिर हाउ डज इंडियन फेडरलिज्म फंक्शन, कैसे करती है इंडियन गवर्नमेंट? तो देखो, भारत सरकार ने भारतीय संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नीतियों को अपनाया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्ट सेवरल पॉलिसीज टू इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कैसे भाई? हमारी जो फेडरलिज्म है, जो हमारी संघीय व्यवस्था, वो सही तरीके से चले, इसके लिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, वरना टकराव क्यों नहीं हो रहा? तो पहला कि भाषाई राज्यों का गठन हमने किया है, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। भाई ऐसे खूब सारे स्टेट हमने बनाए हैं जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, है ना। खूब सारे स्टेट ऐसे अपने बनाए जो सेम भाषा बोलते हैं, ठीक है, ताकि आपस में टकराव ना हो और उनमें भी अपना तो थोड़ा बना रहे हो, सोचे कि हमारे कुछ रेस्पेक्ट दी गई है। तो इस वजह से हम उनकी संस्कृति, उनका कल्चर बचा रहे, तो हमें थोड़ा हमारे देश में सही मामला बैठा हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद 1956 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग, ये ध्यान रखना, लिखा होगा मैंने ये रहा, हाँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ध्यान रखें, ये क्या करता है?
ये हमारे स्टेट को कि भाई ये वाला राज्य नया बनेगा। अभी जैसे तेलंगाना बना, तेलंगाना हैदराबाद से अलग हुआ, तो ये हमारे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वही परमिशन देता है ये कि इतनी बाउंड्री, इतना एरिया का एक नया राज्य बनेगा, या फिर इस राज्य को तोड़ के या इस राज्य के 2 टुकड़े कर देंगे तो ये राज्य बनेगा। इसी के हाथ में है, उसकी सिफारिश होगी, सिफारिश को लागू कर नई राज्यों का भाषाई आधार पर, लैंग्वेज बेस पर गठन किया गया। और इसमें हमारे थोड़ी ज़्यादा इकट्ठे लोग रहेंगे, मजबूत रहेंगे वह। इसके बाद कुछ अन्य राज्य बने जो कल्चर बेस्ड बने, कुछ भूगोल या कुछ जातीयता को भी ध्यान में रखा गया। भाई जैसे पंजाब है, वहाँ पर सिख धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हम रिलीजियस हैं, सेम भाषा को समझने वाले लोगों के बेस पर भी हमने काफ़ी जगह उनका सेम, किसी का सेम कल्चर हो जैसे अगर, तो उनको कल्चर को देखते हुए, जैसे आदिवासी बेल्ट हो तो मतलब अपन उनको ध्यान में रखते हुए स्टेट बना देते हैं ताकि उनमें भी थोड़ा एक अलग सा लगे, उनको भी एकजुटता रहे, ठीक है, और वो भी बार बार कोई चीज़ की मांग ना करे। तो ये सब अपने बात रख ली। दूसरा है भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी, कि भारत एक बहुभाषाई देश, आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, 22 भाषाओं को तो मान्यता भी मिली हुई है हमारे, भाई पूरे 22 लिस्ट लिखा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए सभी की संस्कृति को बचा के रखना बहुत जरूरी है। यानी कि इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, 22 लैंग्वेज आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी स्टेट इज फ्री टू प्रमोट इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। सबके पास में समान ताकत है, अपनी भाषा को बढ़ा सकते हैं, अपनी भाषा का विस्तार कर सकते हैं, जो मर्जी अपनी भाषा बोल सकते हैं, डजंट मैटर। हिंदी इज द कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन हिंदी को जो है वो हमारी राजभाषा है। बट द यूज ऑफ इंग्लिश हैज ऑल्सो बीन कंटिन्यू ऑन द डिमांड ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। लेकिन जो गैर हिंदी भाषा प्रदेश है, जहां पर हिंदी लोग समझते ही नहीं है, वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, वहां की भाषा अंग्रेजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो भारत ने ऐसी पॉलिसी अपनाई है, तभी तो आज भारत एक है, पूरा एकजुट है, वरना भारत भी टूट सकता है। लेकिन हमने सभी का सम्मान किया, सभी के कल्चर को ध्यान में रखा, सभी की लैंग्वेज को ध्यान में रखा, सभी की भाषा को, सबको अपने एक एकजुटता दिखाई। इसलिए फिर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध भी अच्छे हैं, रिलेशन स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन का होना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी स्टेट मांग कर सकता है साहब मैं तो नया राज्य, मैं तो नया देश बनूंगा, ठीक है। तो संवाद के लिए आवश्यक है कि कोई भी सेंटर और स्टेट, इनके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, आपस में रिश्ते अच्छे रहेंगे तभी 28 के 28 राज्य हमारे भारत में रहेंगे, ठीक है। 1990 के बाद में केंद्र में बनी गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, समझ में एक वर्ड आया, कोलिशन गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार जैसे अभी मोदी सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है, समझ पा रहे हो ना, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार है, जैसे बीजेपी गठबंधन करती है तो बीजेपी को बोला जाता है एनडीए गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? एनडीए गवर्नमेंट, और नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। और वो होती है कांग्रेस यूपीए। अगर कांग्रेस की सरकार बनती, राहुल गांधी और पीएम बनते, तो वो अगर किसी से गठबंधन करते तो उनकी कहलाती यूपीए गवर्नमेंट। ये खैर कोई आपके लेवल की बात नहीं है, तो ऐसे ही बता दी मैंने। बाकी अपनी बात ये है कि गठबंधन का मतलब क्या होता है। गठबंधन सरकार वो सरकार होती है जो अकेले अपनी पूरी पर्याप्त सीटें लेकर नहीं आ पाती, तो किसी अन्य पार्टी से, अदर पार्टी से मिलके सरकार बना ले, गठबंधन या कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो फेडरलिज्म के लिए नेसेसरी है कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन अच्छे रहे। 1990 से जब से कोलिशन गवर्नमेंट का चलन आया है, सेंटर हैव गिवन राइज ए न्यू कल्चर। सेंटर में एक नई संस्कृति, एक संस्कार, आदर, एक दूसरे स्टेट का आदर करने की नीति या संस्कृति आई है। अतः भारत एक संघीय देश है जिसमें हमेशा संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा प्रयास किया गया है। कोशिश करता है इंडिया कि भारत में फेडरलिज्म सिस्टम जो भी बना हुआ है वो कंटिन्यू चलता रहे, और ऐसे हमारी पूरी सरकार 5-5 साल तक चलती रहे। वरना शुरुआत के अंदर हमारी सरकार कभी 1 साल में गिर जाती थी, कभी 1.5 साल में। इवन अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो मात्र 13 दिन ही प्रधानमंत्री रहे थे। तो ऐसा मामला भी होता था पहले। तो अब लेकिन अब एकजुटता है, सभी संस्कार, सभी कल्चर, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एक साथ रख के उनके सभी का सम्मान किया जाता है। इसलिए इंडिया में सभी स्टेट एकजुट है और हमारी फेडरलिज्म या संघवाद प्रॉपर चल रहा है। एक छोटा सा टॉपिक है अधिकार क्षेत्र या जुरिडिक्शन क्या होता है, और एक गठबंधन सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। अभी अपन ने पीछे क्वेश्चन लिया था तो छोटा सा आ सकता है, लिख दिया मैंने। अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन अपन ने पीछे यूज किया था ना, बिल्कुल। तो ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, जैसे अपना घर है उस पर वैधानिक अधिकार है, वो हमारे पूरे रजिस्ट्री पट्टे हमारे पास में कि भाई ये हमारा है, वैसे ये दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, मतलब बाउंड्री। भौगोलिक का मतलब बाउंड्री। इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है,
ये लाइन छोड़ भी दो तो कोई बात नहीं, इतना सा रह जाएगा कि द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। गठबंधन मैंने बता दिया, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। गवर्नमेंट फाउंड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। अगला क्वेश्चन है 1992 में, ये भी बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर, जिसका नाम है स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन, उसको किस प्रकार शक्तिशाली या प्रभावी बनाया गया है। हाउ हैज द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है, बीन स्ट्रेंथन्ड एंड मेड इफेक्टिव बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। क्या हुआ था, मैंने अभी पहले बात भी की कि पहले हमारे सरकार के बीच में 2 तरह की सरकार चला करती थी हमारे देश में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और एक स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। फिर 1992 में हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए और हमने एक तीसरे लेवल की सरकार बनाई जिसका नाम रखा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। गांव में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी ऐसे हैं। शहरों में पार्षद हो गया, है ना, नगर निगम अध्यक्ष हो गए, मेयर हो गए, ऐसे नगर पालिका होगी, ये सब इसमें रखा गया अपन ने। अब क्या क्या करा, पहला देखो क्या क्या करें अपन कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। पहले क्या था, नाउ इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट। पहले लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन करवाते ना, कभी तो करवा दिए सरपंचों के चुनाव, कभी करवाए नहीं, फिर कभी 2 साल बाद में करवा दिए, कभी करवाए ही नहीं। लेकिन फिर कहा गया कि नो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए अब क्या करते हैं अपन कि बिल्कुल प्रॉपर हर 5 साल में सरपंचों के, इनके भी चुनाव होते हैं, पार्षदों के, सरपंचों के, वार्ड पंचों के, प्रधानों के, सबके 5-5 साल में। तो पहला बदलाव हमने ये किया कि भाई अब प्रॉपर चुनाव, नियमित रूप से रेगुलर चुनाव होंगे। दूसरा हमने ये किया कि निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। एसटी, एससी, अदर बैकवर्ड क्लास जो भी और भी हो, पिछड़े हुए जो लोग हैं वो आगे कैसे आएंगे। पहले राजा महाराजाओं का राज था, मनमर्जी करते थे, राजा का बेटा राजा बनता था, तो तब भी नीचे की जातियां कभी ऊपर उठ नहीं पाई। अब ये मौका है कि भाई अब जब इलेक्शन है, गांव की सरपंच के चुनाव है, गांव में डिफरेंट तरह की जातियां रहती है। अब एक सपोज एक गांव है, उसमें 1000 घर है और 1000 में से ऐसा मान लो कि 600 घर जनरल के हैं और 400 में से 200 घर एसटी के, 200 घर एससी के। तो बताओ, हमेशा सरकार तो जनरल वालों की बनेगी क्योंकि लोग ज्यादा हैं, एसटी एससी के लोग तो कम है, उनकी तो जिंदगी में उनको कभी ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा, कभी वो सरपंच प्रधान कभी बन नहीं पाएंगे, बिकॉज वहां पर संख्या उनकी कम है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इन हिसाब से इनको बेचारों को कभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगा ही नहीं, राजनीतिक शक्ति इनके पास में आएगी नहीं। इसलिए काम एक ही है कि हमारे संविधान में ये बात मेंशन कर दी कि अब कुछ, जैसे मान लो कि अभी चुनाव है तो कह दिया सब भाई इस बार एसटी की सीट है, फलाने गांव की एसटी की सीट है, इस बार कोई जनरल ओबीसी का बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता, भले ही संख्या क्यों न ज्यादा हो, इसलिए सीटें रिजर्व कर दी, ठीक है ना। तो अब अनुसूचित जाति की अगर सीट रख दी एससी की और अनुसूचित जनजाति की रख दी एसटी की, ठीक है, तो फिर एससी और एसटी का ही बंदा खड़ा होगा, भले ही वहां पर जनरल के बंदे क्यों न ज्यादा, वो खड़े ही नहीं हो सकते, ताकि इनको भी मौका मिले, ठीक है, ये बात कर दी हमने। फिर 1/3 महिलाओं के लिए 1/3 अपने पोस्ट कर दी कि भाई 1/3 मतलब 100 में से 33 पोस्ट ऐसी होगी जो महिलाओं की होगी, 1/3, समझ पा रहे हो ना। 33 सीट महिलाओं की होगी, वहां पर सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है, पुरुष खड़ा ही नहीं हो सकता, चुनाव लड़ ही नहीं सकता। फिर हर पंचायत और नगर पालिका चुनाव, गांव में पंचायत होती है, सिटी में नगर पालिका होती है, चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया जाएगा। सुनो मेरी बात, अब ये कहा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये रहा। एक्चुअली क्या है, जो हमारे बड़े लेवल पे जो एमएलए एमपीज के स्टेट गवर्नमेंट के जो चुनाव करवाती है उन पर एक काम करता है ईसी, इलेक्शन कमीशन। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जो छोटे लेवल पे चुनाव है गांव में, वहां पर किसी भी तरह की धांधली ना हो। सिटी में नगर पालिका के नगर निगम चुनाव है, वहां पर भी किसी तरह की धांधली धोखेबाजी ना हो, इसलिए इनके भी चुनाव करवाए जाए
जैसे सेंटर के अंदर ईसी है, पूरे देश में जो चुनाव का कंट्रोल करती है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, वैसे ही स्टेट में भी बोला होना चाहिए राज्य चुनाव आयोग। तो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन तैयार कर दिया जिसका नाम था इंडियन इलेक्शन कमीशन, और वो अब हर राज्य में गांव के और शहरों के चुनाव करवाती है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं, एकदम फेयर इलेक्शन होते हैं। अगला क्या चेंज किया, राज्य सरकारों को अपने रेवेन्यू, राजस्व और अधिकारों, राइट्स का कुछ हिस्सा स्थानीय जो निकाय उनको भी देना पड़ेगा। भाई जैसे हर साल सरकार बजट पेश करती है ना, तो बजट के अंदर ये साफ मेंशन करना है कि इतने करोड़ रुपए हम गांव में भी देंगे, इतने करोड़ रुपए हम शहरों के लिए इन कॉलोनियों में भी देंगे। स्थानीय लेवल निकायों को भी आपको अलग से रेवेन्यू, राजस्व का पैसा खर्च करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन 1992 के बाद में चेंजेस हुए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया क्या, और 4 ही थे, 5 हो गए, 5 हो गए, 4 तो ये गए, 5 पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त मोस्ट आने के चांस। एक है स्थानीय शासन व्यवस्था के स्तर, लेवल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नेंस सिस्टम। तो देखो भारत में ग्राम स्तर पर, अब ये जबरदस्त क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, गांव में और सिटी में दोनों में समझाऊंगा। सबसे पहली हेडिंग लगाओ, नंबर 1 है भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था, ये हेडिंग लगाओ सबसे पहली, नंबर 1। ये गांव में है, लोकल गवर्नेंस सिस्टम इन विलेज लेवल इन इंडिया, लोकल गवर्नेंस सिस्टम एट विलेज लेवल इन इंडिया। इसमें क्या है कि भारत में गांव के स्तर पर विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है, उसके भी 3 स्तर है, ध्यान रखें। इसके तीनों स्तरों के गठन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। यानी कि जो गांव में पंचायती राज सिस्टम है उसके वो 3 टायर है। वो कौन कौन से 3 टायर है? नंबर 1, ये देखो, ग्राम पंचायत नंबर 1 हो गया। पहली, प्रत्येक गांव या ग्राम समूह के लिए ग्राम पंचायत होती है। ये एक तरह की परिषद है, काउंसिल है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, विच आर सेवरल मेंबर, और एक चेयरमैन होते हैं। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। गांव में याद है ना आपको, वार्ड पंच बोलते हैं उसको, वार्डों से चुने जाते हैं, ठीक है, वार्ड्स फ्रॉम वार्ड्स, और उन्हें पंच कहा जाता है, इसलिए कहते हैं वार्ड से चुना गया वार्ड पंच। ऐसे ऊपर सरपंच, देखो इधर देख लो, अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है, और सरपंच का चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग करते हैं। एग्जाम प्रश्न आएगा, सरपंच के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर सरपंच के चुनाव में कौन कौन वोट करते हैं? तो गांव में रहने वाले सभी वयस्क, जो मतदान करने वाले, जो वयस्क व्यक्ति, वयस्क लोग का मतलब है एडल्ट, जो 18 साल के हो गए एडल्ट पीपल करेंगे। पूरे पंचायत क्षेत्र के लिए फैसला लेने वाली संस्था है जो सरपंच वाली होती है, ग्राम पंचायत। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव में सभाएं होती रहती है, ग्राम सभा बोलते हैं उसको। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जा सकता है। ग्राम सभा के मेंबर कौन कौन होते हैं? तो आंसर होगा, ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? सभी मतदाता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिन जिन ने वोट किया है वो ग्राम सभा के क्या होते हैं? ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ये ध्यान रखें। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। यह ग्राम सभा का रूल है, यानी कि बजट पास होते ही 2 या 3 तरह की जो उनको हर हालत में बैठक या मीटिंग्स रखनी ही रखनी है। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा है ब्लॉक स्तर पर। देखो ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, और फिर जिला परिषद, जैसा मैंने आपको बता दिया। पंचायत समिति क्या करती है? बहुत सारे ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनाती है, और इसके जो व्यक्ति होते हैं उसको मंडल या ब्लॉक स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। ये ध्यान रखना। कहते हैं ना सुनाओ के गांव में, हाँ हमारे मंडलों के चुनाव है, हमारे ब्लॉक के चुनाव है, हमारे पंचायत समिति के चुनाव है, बस वो यही होते हैं, ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ये हो गए भाई पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल के ऊपर। जिला परिषद, जिला परिषद है वो किसी जिले की सभी पंचायत समितियां, कौन? ये, इसमें ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत समिति आती है।
पंचायत समिति में मिलकर जिला परिषद का गठन किया जाता है, और जो जिला परिषद का हेड होता है वो जिला प्रमुख कहलाता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? जिला प्रमुख कहलाता है। इंग्लिश हिंदी सेम होती है इसमें। जो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। अरे प्रश्न छपेगा, क्या छपेगा कि जिला परिषद का प्रमुख या जिला परिषद का जो मुख्य हेड होता है वो क्या कहलाता है? तो वो जिला प्रमुख कहलाता है। जिला प्रमुख तो कहलाता है। फिर दूसरी बात यह आएगा कि जिला परिषद का जो जिला प्रमुख होता है वो कौन सा प्रमुख होता है? तो वो राजनीतिक, पॉलिटिकल, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल हेड होता है। इसको जरूर ध्यान रखें, वो पॉलिटिकल हेड होता है। सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं, भूल मत जाना। जिला परिषद में उस जिले में लोकसभा और विधानसभा मतलब एमपी और एमएलए, इससे चुने गए सभी सांसद एमपी हो गए और एमएलए हो गए, तथा जिला स्तर की संस्थाओं में कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। प्रश्न आएगा, छपेगा, क्या छपेगा कि जिला परिषद में कौन कौन सदस्य या मेंबर होते हैं? नंबर 1 एमपी, नंबर 2 एमएलए जिसको विधायक बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2, और तीसरा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। आएगा प्रश्न, ध्यान रखना, अंदर से प्रश्न आएगा, खींच के निकाल लेना है, ठीक है ना। वेरी गुड। ये मैंने आपको बताया है नंबर 1, ये नंबर 1, ये देखो नंबर 1, और इस नंबर 1 के 3 पार्ट, ये 1 के 3 पार्ट है, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अब ये है नंबर 2, ये है नगरों में, वो अपने पड़ा गांव में। तो नगरों में स्थानीय शासन व्यवस्था कैसी है? स्थानीय शासन संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। छोटे छोटे शहरों में तो होती है नगर पालिका, और बड़े शहरों में होती है, मध्यम शहरों में होती है नगर परिषद, और बड़े शहरों में होती है नगर निगम। ध्यान रखें, 3 कैटेगरी इसमें, ठीक है। नगर पालिका, ठीक, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो देयर इज नगर पालिका स्मॉल सिटीज में, नगर परिषद मीडियम में, और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम जिनको बोला जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो काम करती है बड़ी सिटीज में। ये जरूर ध्यान रखें, तीनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। जो भी बंदा जीत के आता है वो रिप्रेजेंटेटिव बंदा जो होता काम करता है। अब बात आती है कि जो नगर पालिका है उसके हेड को क्या कहते हैं? तो नगर पालिका का प्रमुख, नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। इसके प्रमुख को सभापति क्या कहलाते हैं? नगर पालिका का जो हेड होता है, हेड ऑफ नगर परिषद इज, वो कहलाता है द हेड ऑफ इज कहलाता है चेयरमैन। ध्यान रखना, जैसे वार्ड पंच कहलाता था गांव में, फिर सरपंच, वैसे ये चेयरमैन। और नगर निगम का जो होता है वो कहलाता है मेयर। ध्यान रखें, नगर निगम का जो हेड होता है वो मेयर कहलाता है, और नगर पालिका और नगर परिषद के जो कहलाते हैं वो सभापति कहलाते हैं। ये भी नाम ध्यान रखना। महिलाओं के लिए भी इसके अंदर आरक्षण की मतलब रिजर्वेशन की छूट दी गई है। ये हो गया भाई सिटीज का, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये क्या होता है? 1 नंबर में प्रश्न आता है। तो जब केंद्र और राज्य सरकार की से शक्तियां लेकर जो स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे कहते हैं भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट, उनसे कुछ पावर लेके लोकल लेवल की गवर्नमेंट को कुछ पावर दी गई है, इट मींस डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक 22 भाषाओं की मैंने लिस्ट लिखी है जो हमारे संविधान के अंदर इनको मेंशन है, हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको मान्यता मिली हुई है। हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाओं को, ठीक है ना, 22 लैंग्वेज को मान्यता रजिस्टर्ड है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी जो हमारी राजभाषा है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और सबसे कम संस्कृत बिल्कुल नहीं बोली जाती है। ये तो सब भाषाओं की जननी है, मदर टंग है। तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इधर, ये हिंदी में लिखा हुआ है।
ये था भाई चैप्टर, कैसा लगा? सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कंडीशन एक ही है कि चैप्टर को ढंग से समझना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। चैप्टर राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के, सिविक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 3rd चैप्टर जल्दी आने वाला है। बस कंडीशन एक ही है कि पहले मुझे सुनो, दूसरी बार एक नया रजिस्टर बनाना है सेपरेट, उसमें नोट्स बनाओ, ठीक है। आपके स्कूल का रजिस्टर अलग हो सकता है, ये रजिस्टर अलग बनाना, क्योंकि मैं आपके फिर लाइव टेस्ट भी लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, और एग्जाम टाइम में कैप्सूल सीरीज भी चलाते हैं अपन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारी बातें अपन करेंगे। इसलिए रजिस्टर अपना एक सेपरेट बड़ा सा बनाना है, एक सिविक्स का, एक ज्योग्राफी का, एक इकोनॉमी का, और कौन सी, एक हिस्ट्री का। सभी के 4 रजिस्टर आपको बनाना है, ठीक है। फिर मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नए सेशन के साथ में, ठीक है।